ऐसा अंदाजा होता है कि हमारी हुकूमत पत्ते के खड़खड़ाने से भी डरने लगी है। ये बात भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि दिल्ली दंगों में किसने दंगे करवाए थे, कौन उसका मास्टरमाइंड था। लेकिन आज जेल के सलाखों के पीछे दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड और चार्जेस में किन लोगों को जेल में डाला गया है आप अच्छी तरह जानते हैं। 19, 20 और 21 अगस्त को पूरे देश में बड़े पैमाने पर पब्लिक से हस्ताक्षर करवाए और एक मेमोरेंडम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया कई लाख हस्ताक्षर के साथ। उसमें सबसे पहली डिमांड ये की गई उस मेमोरेंडम में कि जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं पूरे देश में उन्हें अनकंडीशनल रिहा किया जाए, फ्री किया जाए, आजाद किया जाए। दूसरी बात हमने सरकार से, हमने राष्ट्रपति साहिबा से ये डिमांड की कि वो सरकार को आदेश करे कि वो एक पॉलिटिकल प्रिजनर्स पर एक व्हाइट पेपर पब्लिश करे। मालूम होना चाहिए देश के लोगों को कितने लोग अलग अलग धाराओं के तहत देश के अन्य जेलों में पॉलिटिकल प्रिजनर्स की हैसियत से बंद है। रेगुलर आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, किसी भी बात के लिए। उन्होंने आज एक अचंभी बात नोट की हो। वो ये बात थी कि आज प्रेस क्लब के गेट पर पहली बार हमने इतनी बड़ी तादाद में पुलिस को देखा है। इससे ऐसा अंदाजा होता है कि हमारी हुकूमत पत्ते के खड़खड़ाने से भी डरने लगी है। जैसा कि अभी सिराज तालिब साहब जो दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दिल्ली के अध्यक्ष हैं नेशनल पार्टी के और नेशनल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये बात आपके सामने रखी है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका खास विषय ये है कि देश में जो राजनीतिक बंधु या वो लोग जो सिविल सोसाइटी के लोग मूल अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स की लड़ाई लड़ते हैं, या वो पत्रकार जो सरकार से सवाल करते हैं, आज उनमें से बहुत सारे लोग देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले कई महीनों से बल्कि सालों से जेलों की सलाखों के पीछे बंद हैं। हम ये देख रहे हैं कि उन पर बड़े बड़े काले कानून लगा दिए गए हैं, खासतौर से अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, जबकि वो कोई टेररिस्ट नहीं है, जबकि उनका किसी टेररिस्ट संगठन से कोई संबंध नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट इसलिए लगाया जाता है कि आपको बेल नहीं मिल सके, इसलिए लगाया जाता है कि लंबी मुद्दत तक आपको जेल में रखा जा सके। इसलिए वो जानते हैं कि जो चार्जेस और जो एलिगेशन आपके खिलाफ लगाए गए हैं वो अदालत में ठहर नहीं सकेंगे। तो अदालतों को भी पाबंद कर दिया जाए कि वो आपको, इसलिए कि आप जानते हैं कि यूएपीए में जो आदमी बंदी बनाया गया है उसको जमानत के लिए भी, बेल के लिए भी ये साबित करना पड़ता है पहले कि मुझ पर जो एलिगेशन है, जो चार्जेस लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है। हालांकि हमारे यहाँ आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा वर्डिक्ट है कि बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। लेकिन आप सूरत हाल उलट गई है, जेल इज ए रूल और बेल इज एन एक्सेप्शन हो गया है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, ये जो लोग जेलों में गिरफ्तार हैं वो देश के अलग अलग भागों में हैं और वो अलग अलग धर्मों और कास्ट से बिलोंग करते हैं। हम जानते हैं कि ये जो लोग गिरफ्तार हैं जेल के अंदर, बहुत सारे लोग उनके नाम भी नहीं जानते।
कुछ प्रोमिनेंट लोग हैं, उनके नाम आप जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय परवान चढ़ता है, बढ़ता जाता है, वो नाम जहन से मह हो जाते हैं। कोई नहीं जानता कि प्रोफेसर साईं बाबा जो तकरीबन 5 साल से जेल में बंद है, उनका कसूर क्या था। हैंडीकैप्ड है, उनके पैर काम नहीं करते हैं, जेल के अंदर 17 अन्य उनको हेल्थ के प्रॉब्लम खड़े हो गए हैं, उनको मेडिकल एड नहीं मिल रही। आप जानते हैं कि फादर स्टेन की डेथ हुई है इसी जेल के अंदर रहते हुए। आप जानते हैं कि रमाराव राव 80 साल के बुजुर्ग हैं, जिनको बड़ी मुश्किल से कंडीशनल बेल मिली है हेल्थ ग्राउंड पर। और फिर कई लोग हैं, ये बात भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि दिल्ली दंगों में किसने दंगे करवाए थे, कौन उसका मास्टरमाइंड था। लेकिन आज जेल के सलाखों के पीछे दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड और चार्जेस में किन लोगों को जेल में डाला गया है, आप अच्छी तरह जानते हैं। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि लोकतंत्र के हेल्प के लिए विरोध का होना, विपक्ष का होना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, उसकी भूमिका होती है। लेकिन आप जानते हैं कि आज ये सरकार विपक्ष को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। उनके खिलाफ जो ईडी और सीबीआई के रेड पड़ रही है, आपने कहीं सुना है कि किसी रूलिंग पार्टी किसी आदमी के खिलाफ सीबीआई की रेड पड़ी हो या ईडी उनके खिलाफ लगी हो? लेकिन कतई नजर उससे, मैं आज पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात कर रहा हूं, मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा हूं। पॉलिटिकल प्रिजनर्स भी हमारे सोसाइटी के बहुत ही अहम लोग हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इन लोगों को कितने लंबे अरसे से जेल में रखा गया है। आप किसी आदमी को, किसी पॉलिटिकल प्रिजनर को देखिए, हम जिनको पॉलिटिकल प्रिजनर कहते हैं, ऐसी कोई परिभाषा आपको नजर नहीं आएगी कौन से पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। लेकिन हम उन लोगों को पॉलिटिकल प्रिजनर्स मानते हैं जिन्होंने सरकार के किसी फैसले के खिलाफ, सरकार के किसी कानून के खिलाफ, सरकार के किसी पॉलिसी के खिलाफ विरोध किया, पब्लिक प्रोटेस्ट किया, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। और उसी इल्जाम में, उसी जुर्म के तहत में उन्हें जेल में बंद कर दिया। और वो उन पे धाराएं तो दूसरी लगाई गई, उन पे एलिगेशन तो दूसरे लगाए गए। किसी से कहा कि वो दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड है, किसी को माओइस्ट कहा गया, किसी को कुछ और कहा गया, और इस बुनियाद पर वो जेल के अंदर बंद। तो ये मानव अधिकारों का ही हनन नहीं है, बल्कि देश के लोकतंत्र की सेहत के, उसकी हेल्थ के लिए ऐसा किया जाना इंतहाई आपत्तिजनक इशू है। अफसोस की बात यह है कि हम, आप लोग क्योंकि मीडिया में बैठे हैं, मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं। समाज में किसी भी तबके के साथ में, किसी वर्ग के साथ, किसी वर्ग विशेष के साथ अगर कोई प्रॉब्लम पैदा होता है, अगर कोई इशू खड़ा होता है, तो सबसे पहले उनके लिए कौन लोग सामने आते हैं? पत्रकार लोग सामने आते हैं, उनकी आवाज उठाते हैं, सरकार पे दबाव डालते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि अब आजकल हमारे प्रेस को सांप सूंघ गया है, सरकार के खिलाफ वो खड़े होने के लिए तैयार नहीं। तो पहली बात तो हम ये कहते हैं कि हमने 19, 20 और 21 अगस्त को पूरे देश में बड़े पैमाने पर पब्लिक से हस्ताक्षर करवाए और एक मेमोरेंडम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया, कई लाख हस्ताक्षर के साथ। उसमें सबसे पहली डिमांड ये की गई उस मेमोरेंडम में कि जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं पूरे देश में, उन्हें अनकंडीशनल रिहा किया जाए, फ्री किया जाए, आजाद किया जाए। दूसरी बात हमने सरकार से, हमने
राष्ट्रपति साहिबा से ये डिमांड की कि वो सरकार को आदेश करे कि वो एक पॉलिटिकल प्रिजनर्स पर एक व्हाइट पेपर पब्लिश करे। मालूम होना चाहिए देश के लोगों को कितने लोग अलग अलग धाराओं के तहत देश के अन्य जेलों में पॉलिटिकल प्रिजनर्स की हैसियत से बंद है। तीसरी बात, हमने ये डिमांड की उनसे कि वो उन सब लोगों को कंपनसेशन दें उतने जितने दिन जेल में रखा गया उसके हिसाब से। उनके अगर वो प्रोफेसर थे, उनका जो वेतन था, या कोई पीएचडी होल्डर है, कोई और प्रोफेशन सारे, तो उसके प्रोफेशन के हिसाब से उसको मुआवजा दिया जाना चाहिए, कंपनसेशन दिया जाए। फिर हमने एक बात और कही, और हमारा मानना यह है कि लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही हानिकारक है कि हमारे देश में ऐसे ब्लैक लॉज मौजूद हैं, ऐसे काले कानून मौजूद हैं, ऐसे ड्रैकोनियन प्रोविजंस हैं, जैसे यूएपीए, मकोका, गजकोका, एस्पा, एनएसए, 124A, जिसके जरिए से किसी भी आदमी को लंबे अरसे तक आप जेल के अंदर रख सकते हैं, उसके तमाम मानव अधिकार सल्ब हो जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं। हमने ये मुतालबा किया श्रीमती हमारे राष्ट्रपति से कि वो सरकार से ये कहे कि ये जितने काले कानून हैं उन्हें रिपील किया जाए, उन्हें खत्म किया जाए। किसी भी राजनीतिक, किसी भी लोकतंत्र के लिए ऐसे काले कानून जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर देते हो, वो किसी भी तरह से हमारे देश की शोभा नहीं देते। और पुलिस को गैर मामूली अधिकार दे देते, पुलिस को और इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि जितने लंबे अरसे तक वो रखना चाहें, कोई कारण दिखाए, लंबे अरसे तक चार्जशीट दाखिल करने से ना करें और लंबे अरसे तक उनको बेल डिनाई करें, तो ऐसे किसी भी कानून को हमारे देश में, ऐसे लोकतंत्र के अंदर नहीं होना चाहिए। फिर हमने ये भी कहा है कि आप जानते हैं कि हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन आप जानते हैं कि ये एक ऐसी एजेंसी कायम की गई है एनआईए के नाम से, जो आज जिस क्षेत्र में भी जाती है वहां की लोकल एजेंसियों से अपने हाथ में ले लेती है चीजों, और इस तरह से फेडरलिज्म को, देश के जो फेडरलिज्म है उसको नुकसान पहुंचा है। तो एनआईए को भी खत्म किया है, और जो स्टेट के पास जो पावर है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए, उसको रिस्टोर किया है। इसके बाद हमने कल 31 अगस्त को यहां वीके कृष्ण मेनन हॉल अपोजिट सुप्रीम कोर्ट में एक दिन भर का पीपुल्स ट्रिब्यूनल किया, और पीपुल्स ट्रिब्यूनल किया ही इसलिए जाता है कि पब्लिक के सामने विशेष तौर पर जिन लोगों को बंधुक, जिनको बंधक बनाया गया है, जिन पर तरह तरह के आरोप लगाए गए हैं, उनका एक पब्लिक ट्रिब्यूनल के अंदर उसका विश्लेषण किया जाए, पब्लिक में अवेयरनेस पैदा किया जाए, लोगों को बाखबर किया जाए, अवेयर किया जाए। तो हमने ये उनके ऊपर क्या चार्जेस लगाए गए, क्या सेक्शंस लगाए गए, क्या आरोप है प्रोसिक्यूशन के, और उनका क्या आर्गुमेंट है, हमने केस, हर केस की हिस्ट्री पेश की, और उसके बाद ट्रिब्यूनल ने उस पर जजमेंट दी, उस पर अपना ऑब्जर्वेशन दिया। तो जो ट्रिब्यूनल की ज्यूरी थी उसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस थे, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर थे, हाई कोर्ट के सीनियर लॉयर थे, सिविल सोसाइटी के ऊंचे पद के लोग थे। मैं उनके नाम आप सामने रखना चाहता हूं। पहले डॉक्टर यानी जस्टिस एसएस पार्कर, जो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज हैं बंबई हाई कोर्ट के, वो सुबह से शाम तक एज ए ज्यूरी के हेड के तौर पर वहां मौजूद है। दूसरा नाम था सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण जी, वो भी इस ट्रिब्यूनल के अंदर मौजूद।
तीसरा नाम था सीनियर एडवोकेट गायत्री सिंह, जो बंबई हाई कोर्ट की सीनियर एडवोकेट है, वो उसमें। फिर तपन बोस साहब, जो कि सिविल राइट्स के लिए काम करते हैं देश में, जो कि आप जानते हैं कि इन्होंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है मानव अधिकारों के मामले पर, वो मौजूद थे। फिर उसमें डॉक्टर जफर इस्लाम खान साहब, जो कि एक्स फॉर्मर चेयरमैन है दिल्ली ह्यूमन राइट कमीशन के, वो मौजूद थे, माइनॉरिटी कमीशन के, वो मौजूद थे। इसके अलावा जो है डॉक्टर सैयदा हमीद, जो कि प्लानिंग कमीशन की फॉर्मर मेंबर है, वो मौजूद थे। ये इन लोगों ने बहुत तफसील से, अच्छा फिर इसके साथ साथ हमने कुछ पॉलिटिकल प्रेजेंस की फैमिली के लोगों को बुलाया, जिसमें उमर खालिद की मदर, खालिद सैफी की वाइफ, और इसके अलावा अतहर खान की मदर, फिर हनी बाबू की वाइफ, प्रोफेसर साई बाबा की वाइफ सफूरा जरगर खुद मौजूद थी, और कुछ लोग की फैमिली किसी वजह से नहीं आ सकी, जिसमें नताशा नरवाल, सिद्दीक कप्पन, और यहाँ दिल्ली के जो बहुत ही प्रोमिनेंट हमारे जर्नलिस्ट हैं गौतम नौलखा जी, ये लोगों का भी केस हमने प्रेजेंट किया। जस्ट जूरी की जो फाइंडिंग्स है मैं वो आप सामने रखना चाहता हूं। फैमिली ने, जो फैमिली उसमें आई थी, उन्होंने एक तो उन पर जो विपदा गुजरी है इन दिनों में, कहीं 2 साल, कहीं 3 साल, किसी का सोल अर्निंग मेंबर जो है वो जेल के अंदर है, किसी का होनहार बेटा जिससे वो उम्मीदें बांध रहे थे वो जेल के अंदर है, किसी का भाई जेल के अंदर बंद है। तो ऐसे लोगों ने अपनी विपदा सुनाई, दर्द भरी कहानी सुनाई, और समाज में अगर किसी को आप आतंकित घोषित कर दें या इल्जाम लगा दें उसके ऊपर में, उस पर यूएपीए लगाते हैं, तो समाज में ऐसे लोगों के साथ क्या बर्ताव करता है समाज को आप अच्छी तरह जानते हैं। तो उन्होंने अपनी पीड़ा सुनाई वहां पर, और उसके बाद उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि अगर हमारे लोग जो लोगों के हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर उनके साथ इस तरह का मामला होगा तो कल कौन खड़ा होगा, कल कौन खड़ा होगा, लोगों के मानव अधिकारों का हनन होगा तो कल कौन खड़ा होगा। ये उन्होंने सुना। उसके बाद जो है जो हमारी जूरी थी उसने जो बातें कही हैं, पहली बात तो उन्होंने ये कही है कि ये जो बहुत सारे कैदी गिरफ्तार किए गए हैं पॉलिटिकल प्रिजनर, उस पर खासतौर से दिल्ली दंगों में एक सिंगल चार्जशीट में 25-30 लोगों को गिरफ्तार किया, और ये कहा गया कि ये सब लोगों को अलग अलग चार्जेस इन पर हैं, लेकिन उनको एक सिंगल चार्जशीट में कॉमन चार्जशीट बनाकर लाने का मतलब ये है कि पुलिस ये चाहती है कि ये एक लार्जर कंस्पिरेसी का केस बनाकर पेश किया जाए, ताकि जब तक के सब लोगों का ट्रायल मुकम्मल ना हो जाए उस वक्त तक ना किसी को बेल मिल सके, ना किसी कोई आदमी छूट सके। अगर उस पर इल्जाम गलत साबित होता है तब भी एक आदमी बात नहीं बनेगी जब तक के सब लोगों का मामला। तो ये एक तरीका होता है पुलिस का कि ऐसे तरीके से फंसाया जाए कि प्रोसेस जो है वो पनिशमेंट बन जाए। तो ये बात हमारी जूरी ने कही है कि ये जो ट्रायल हो रहा है, लेंदी ट्रायल, जिस तरह लंबे अरसे तक जेलों में रखा जा रहा है, तो प्रोसेस जो है वो पनिशमेंट बनता है। दूसरी बात पैनल ने ये कही कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, इसको इंश्योर किया जाना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कही कि बाद जो लोग अरेस्ट किए गए हैं उनको दबाव डालकर, टॉर्चर करके मजबूर किया जा रहा है कि वो पुलिस के इन्फॉर्मर बन जाएं
वो जो है हॉस्टाइल विटनेस हो जाए, ताकि वो दूसरे लोग अपने जो को ब्रदर्स उनके जेल में बंद हैं उनके खिलाफ गवाही दे और उनकी गवाही को बुनियाद बनाकर उन लोगों को जेल में बंद कर दिया। इसकी कोशिश भी हो रही है, जो बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है, इलीगल है, नहीं होना चाहिए। इसके बाद पैनल ने ये बात सजेस्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, और मैं समझता हूं कि हमारे देश में इसकी बहुत सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को गैर जरूरी तौर पर फंसाया गया है जेलों के अंदर, उन सब लोगों को अगर ये साबित हो जाता है कि इनको फंसाया गया है गलत इल्जामात में, तो उन पुलिस अफसरान जिन्होंने इस तरह की झूठी चार्जशीट बनाई, झूठे एलिगेशंस लगाए, काले कानून पर अप्लाई किए, उनको अकाउंटेबल बनाया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा कायम करके उनको सजा दिलाई जाए। ये एक बड़ी अहम फाइंडिंग थी कल के ट्रिब्यूनल की। एक और बात ये सामने आई कल के उसमें कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेल में बंद हैं, जो प्रिजनर्स के जो मानव अधिकार होते हैं वो सब भी होते हैं, दे आर ऑल अंडर ट्रायल पीपल, वो पनिश नहीं है, उन पर कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ है, तो उनके जो मानव अधिकार है वो खत्म नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, लेकिन उनको मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, उन पे जो है उनको टॉर्चर किया जा रहा है, ऐसे इल्जाम सामने पब्लिक के हमारे मीडिया में भी पब्लिश हुए, तो इसका भी नोटिस संज्ञान हमारी इस उसने लिया। तो ये जो कैंपेन हमने चलाई है, देखिए ये हम समझते हैं कि इस वक्त का बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है कि जो देश के अन्य हिस्सों में, और हम ये बात कहने पे मजबूर हैं कि देश में 2014 के बाद बड़ी मात्रा में पॉलिटिकल प्रिजनर्स बनाए जा रहे हैं, बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में लोगों को बेबुनियाद आरोपों के तहत काले कानून के जरिए से उनको अंदर रखा जा रहा है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने सीएनआर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, ये वो लोग हैं जिन्होंने फार्मर्स के राइट के लिए बात की थी, ये वो लोग हैं जिन्होंने महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई थी, ये वो लोग हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी का जो हशन हो रहा है उसके खिलाफ खड़े हुए थे। उन पर कभी जी हाँ भीमा कोरेगांव वाला केस आपके सामने 3 साल से लोग बंद हैं। तो ये मुतालबा किया जा रहा है कि इन सब लोगों को अनकंडीशनल रिहा किया जाए, फ्री किया जाए, और एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया जाए। ये हमारा डिमांड है। गवर्नमेंट बताए कि कितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स बंद हैं। ये जवाब बहुत आसान है कहने के लिए कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स नाम की कोई डेफिनेशन हमारे कानून में नहीं। ये सब लोग हैं जो अलग अलग आरोपों के तहत बंधक बनाए गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आपके माध्यम से हम इस देश की सिविल सोसाइटी से अप्रोच करना चाहते हैं, आपके माध्यम से हमारे देश की सरकार के सामने बात रखना चाहते हैं। अगर मुल्क में डेमोक्रेसी है तो वो नजर आनी चाहिए, वो दिखाई पड़नी चाहिए, लोगों के मानव अधिकार बाकी रहने चाहिए। ये किसी एक विशेष वर्ग का इशू नहीं है, ये देश के सब लोगों का मसला है। और अगर किसी विशेष वर्ग का इशू होता तब भी हमारे लिए कंसर्न का बात था। तो मैं ये मुतालबा करना चाहता हूं कि सरकार को आंख खुजली से बात आना चाहिए, हकीकत को फेस करना चाहिए, और छोटी छोटी बातों से ये मूवमेंट जो चल रही है पूरे देश में सिविल सोसाइटी की तरफ से, क्या वो सरकार इतनी डर रही है? उसको ये लगता है कि वो इतनी बड़ी मात्रा, इतनी बड़ी तादाद में वो पार्लियामेंट में मौजूद है तो उसका कोई बिगड़ जाएगा? तो आखिर ये आवाजें क्यों नहीं उठने दिया? इससे किस बात का भय है, किस बात का डर है? तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने ये डिमांड की है गवर्नमेंट से
अपने मेमोरेंडम के जरिए से जो राष्ट्रपति को सबमिट किया गया है लाखों लोगों की सिग्नेचर के साथ, और उसके साथ साथ कल पीपल्स ट्रिब्यूनल के जरिए से जो बात उठी है और जो हमारे पैनलिस्ट ने जो बातें रखी हैं उसके माध्यम से हमने सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की, देश की जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की। और हमने ये कोशिश की कि जो हजारों की तादाद में देश के मुख्तलिफ जेलों में जो हमारे मासूम बेगुनाह लोग और वो लोग जो मानवाधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, वो लोग जो सिविल लिबर्टीज की लड़ाई लड़ रहे थे, वो लोग जो अवाम की लड़ाई लड़ रहे थे, आज जेल के अंदर बंद है। हम सब का कर्तव्य हो जाता है कि हम उनकी आवाज बने और उनके लिए खड़े हो। दोस्तों और साथियों, इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि एक और कोशिश हो रही है इस तरह के स्टेप के जरिए से कि जो लोगों की रियल समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को वो फेस कर रही है, कौन आदमी ऐसा है इस देश का जो मिडिल क्लास बिलोंग करता हो, जो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, जो अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हो, आज महंगाई से परेशान नहीं है। कौन सा ऐसा आदमी है जो बेरोजगारी, बढ़ती हुई बेरोजगारी से परेशान नहीं है। लेकिन सरकार इस तरह की आवाजों को दबाने के लिए कभी हिंदू मुस्लिम बाइनरी खड़ी करती है और कभी इस तरह के जो लोग खड़े होते हैं उनको जेलों में डाल के एक मैसेज देती है कि हमारे खिलाफ अगर कोई खड़ा होगा तो उसके साथ भी यह हश्र होगा। और जो पॉलिटिकल पार्टी आवाज उठाने की कोशिश करती है उसकी आवाज को ईडी और सीबीआई के जरिए से दबा दिया जाता है। लेकिन हम आखिर वक्त तक आवाम के और इन लोगों की जो हमारे देश के बहुत ही हीरे जवाहरात हैं, जो हमारे देश के बहुत ही हम समझते हैं कि असेट है, हम उनकी आवाज बनने की कोशिश करेंगे और सरकार तक बराबर ये आवाज को पहुंचाते हैं। एक और बात मैं आप सामने कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक एक देशव्यापी अभियान छेड़ रही है महंगाई के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ। हम ये कोशिश करेंगे कि जितने लोग पीड़ित हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, वो एक मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो और सरकार के सामने खड़े होकर कहें कि सिर्फ वो पूंजीपतियों को फैज पहचाना, पूंजीपतियों को फायदा पहचाना छोड़े और जनता की जो मुश्किलात हैं, जनता की जो परेशानियां हैं, उसको महसूस करके उसका जवाब दें। शुक्रिया, धन्यवाद। आपसे मेरी अपील है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।